हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक सिंह। और जैसा कि मैंने शेड्यूल डाला था कि आपका पहला लेक्चर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आज मैं स्टार्ट करूंगा, तो आज मैं पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कहने का मतलब भारत में यूरोपीय पैठ। यूरोपीय पैठ क्या कि भारत में किस तरीके से कौन कौन से विदेशी देश यूरोपीय शक्ति किस क्रम में आई, उन्होंने आकर यहाँ पर क्या किया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश या ब्रिटेन ने ऐसा क्या किया कि उसने भारत को 1947 तक गुलाम बना के रखा। तो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे। तो आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट वन एक थॉट है जो टैगोर जी ने दिया था कि द ट्रेडर्स स्केल टर्न्ड ओवरनाइट इनटू द रूलर सेप्टर। कहने का मतलब व्यापारियों के पैमाने को रातों रात शासक राजदंड में बदल दिया गया। मतलब जो लोग व्यापार करने आए थे भारत में, उन्होंने भारत को देखकर उनके अंदर एक लालच आया। उस लालच को लेकर इन्होंने क्या किया कि तुरंत भारत में व्यापारिक अपना कहीं ना कहीं व्यापारिक स्वरूप को बदलकर भारत में शासन के स्वरूप में आ गए। जैसे मैं पहली बात बताऊंगा पुर्तगालियों की। जब पुर्तगाली वास्को डी गामा यहाँ से गया तो पुर्तगालियों ने अपना इंटरेस्ट भारत में दिखाया, और इंटरेस्ट इस तरीके से था कि भारत में 2 पुर्तगाली गवर्नर भेजे गए। पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद आप देखेंगे डच के बाद देखेंगे आप ब्रिटेन। डच और ब्रिटिश की फाइट भी हुई थी मसाले व उत्पादक क्षेत्रों को लेने के लिए, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए। उसके बाद आएगा फ्रांस। तो ये 5 देश आएंगे। एक बीच में डेंस भी आएगा, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर कोई भी देश या कोई भी यूरोपीय शक्ति भारत क्यों आई। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूं कि भारत से पहले यूरोपीय देश, खासकर इटली, इनका और चीन के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित था। व्यापार चीन से लगातार व्यापार होते थे, और जिस रास्ते से वस्तुओं का आवागमन होता था या व्यापार होता था, उस रास्ते को हम बोलते हैं सिल्क रूट। अब सिल्क रूट क्या है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सिल्क रूट क्या है। सिल्क रूट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे चाइना के झीजियांग से लेकर ये पूरा कुनलुन माउंटेन रेंज, ये कस्तुनतुनिया होते हुए टर्की होते हुए भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के पास में ये देख रहे हैं आप इटालियन पेनिनसुला, इटली का प्रायद्वीपीय भाग, यहाँ तक पूरे यूरोप में व्यापार होता था सिल्क रूट या सिल्क के रूट के माध्यम से। उस समय व्यापार जो होता था उसमें रेशम का आवागमन बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इस रास्ते का नाम भी रख दिया गया सिल्क रूट, अथवा हिंदी में बोले तो रेशम मार्ग। अब रेशम मार्ग की यहाँ पर कहीं ना कहीं आवागमन या इम्पोर्टेंस या उनकी बोला जाता है कि रेशम मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था व्यापारिक संदर्भ को देखते हुए। तो अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप में, जहाँ से मालूम है आपको इस्लाम का जन्म हुआ था, पैगंबर मोहम्मद साहब 570 में जिनका जन्म हुआ था, 609 में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब ने नींव रखी थी मक्का से मदीना जाते समय। रास्ते में उसी नींव को बोला जाता है, जब लोगों ने अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित किया था, उसे बोला जाता है इस्लाम। तो उस इस्लाम की जब स्थापना हुई अरब में, तो थोड़े समय बाद पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा हुए, उन खलीफाओं के द्वारा दूसरे क्षेत्रों में साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत की गई। अब जो साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत थी वो सबसे पहले मिस्र की ओर हुई, फिर नॉर्थ में हुई, सब जगह होती चली गई। तो नॉर्थ में इनके द्वारा 2 बार अटैक किए गए, जिसमें क्रिश्चियनिटी और साथ ही साथ आपका इस्लाम, दोनों के बीच में 2 युद्ध हुए थे, जिसे हम बोलते हैं क्रूसेड, हिंदी में बोलते हैं धर्म युद्ध। ये जो धर्म युद्ध हुआ था आप याद रखिएगा, 2 के मध्य हुआ था, एक क्रिश्चियनिटी क्रॉस एंड इस्लाम क्रिसेंट।
बोला जाता है द बैटल फॉट बिटवीन क्रिसेंट एंड क्रॉस इज कॉल्ड क्रूसेड। कहने का मतलब कि भाई क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के मध्य होने वाला युद्ध धर्म युद्ध का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें पोप, जो आपको मालूम है कि क्रिश्चियनिटी का अगर देखा जाए तो उसके ऊपर मोनोपॉल इस्टेब्लिश करने वाले क्रिश्चियनिटी के धर्म गुरु जो बोले जाते हैं ईसाइयों के, वो पोप हैं, और पोप ने इसको नाम दिया था धर्म युद्ध। पहला धर्म युद्ध तो ईसाई जीतने में सफल हुए, लेकिन 1453 में इस्लाम अपनी पूरी ताकत के साथ में ईसाइयों को हरा देता है। और इस्लाम जब ईसाइयों को हराता है तो कस्तुनतुनिया, जहाँ पहले रोमन साम्राज्य था, आपने सुना होगा कॉन्स्टेंटिनोपल, उस क्षेत्र को कब्जा कर लिया जाता है। जब उस क्षेत्र को कब्जा कर लिया जाता है, उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया जाता है, तो फिर ये व्यापारिक मार्ग को पूरी तरीके से ऑटोमन साम्राज्य था उस समय जिसने इस क्षेत्र पर कब्जा किया था, उसके द्वारा इसको रोक दिया जाता है। अब जब ऑटोमन साम्राज्य ने इसको रोक दिया तो अब यूरोपीय देशों के मध्य में आया कि भाई अब इनकम, अब व्यापार कहाँ से होगा, किस मार्ग से होगा। तो इनको मालूम था कि चीन के पास में एक देश है भारत, और जो भारत देश है उसके पास में भी कहीं ना कहीं समुद्री सीमा है। हमारे देशों के पास समुद्री सीमा है, क्यों ना हम, अगर ये समुद्र सब जगह एक है तो क्यों ना हम समुद्री मार्ग खोज लें उस भारत के लिए। अगर हम भारत एक बार पहुंच गए तो भारत में हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी भरपाई हमें चीन करता था। इस सोच के साथ 1453 में स्टार्ट हुआ खोज का युग। मतलब बोला जाता है 1453 में जब ऑटोमन साम्राज्य ने सेंट्रल मध्य एशिया के क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया, तब लोगों ने नए रास्ते की खोज करने की शुरुआत की, और नए रास्ते की खोज जन्म लेकर आता है नई समुद्री मार्ग की खोज, जिसमें सबसे पहला आदमी जो निकला था वो स्पेन का कोलंबस था। स्पेन का जो कोलंबस निकला वो सबसे पहले आपके केप ऑफ गुड होप पहुंचा। अब केप ऑफ गुड होप क्या है मैं एक बार आपको बता दूं। केप ऑफ गुड होप ये पॉइंट है। केप मतलब मैं आपको बता दूं ज्योग्राफी का टर्म है। केप मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ लैंड इन अ वाटर। जब ज़मीन में कहीं ना कहीं ज़मीन में जल में, समुद्र में, किसी जल भाग में जब ज़मीन का कोई हिस्सा टुकड़ा बाहर निकला होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, केप। केप कहने का मतलब एक कहीं ना कहीं प्राकृतिक बंदरगाह है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़मीन का भाग पानी में ऊपरी सतह में निकला होता है, गहराई पानी की बहुत होती है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज़ें आसानी से किनारे पर आ सकती हैं, और जहाँ से वस्तुओं को कहीं ना कहीं जहाज़ों पे लादा जा सकता है और जहाज़ों से उतारा जा सकता है। एक व्यापारिक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। तो इस केप को लोग आते थे और केप से फिर निकलते थे ये इंडिया की खोज में। अब जब ये केप से इंडिया की खोज में निकलते थे तो इनको दो समस्याएं आती थी। पहली समस्या, किसी को मालूम नहीं था कि भारत है किधर, और दूसरी समस्या कि जब ये जो केप एरिया है, केप टाउन जहाँ है साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर दो जल की लहरें आपस में टकराती हैं। कहने का मतलब एक लहर इधर जाती है और एक लहर इधर जाती है। कोलंबस को इस लहर को पकड़कर और खोज करनी थी किसकी, इंडिया की, लेकिन कोलंबस ने गलती से गलत लहर पकड़ ली। और कोलंबस कहीं ना कहीं उस समय अब कोई कंपास वगैरह तो था नहीं, दिशा सूचक यंत्र था नहीं, तो ये निकल गए कहाँ की ओर, ये निकल गए आपके अमेरिका की ओर। वेस्ट इंडीज की खोज की, अमेरिका की खोज की, इसीलिए बोला जाता है कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। ठीक है, कोलंबस डिस्कवर द अमेरिका इन 1492। उसके बाद ठीक स्पेन के पास में एक देश है पुर्तगाल का एक यात्री जिसका नाम था वास्को डी गामा, उसने ईस्ट इंडिया की खोज में वो भी निकला। वो आया, उसने सबसे पहले केप ऑफ गुड होप तो पहुंचा, लेकिन वो डेली समुद्र में जाकर देखता था। जब उसने देखा दूर दूर जाकर समुद्र में, फिर लौट आता था, उसको पता चल गया यहाँ पे दो जलधाराएं टकरा रही हैं और यहाँ से आप कभी भी भारत की ओर जाना बहुत कठिन होगा, आसान नहीं होगा, हम भटक भी सकते हैं। इसलिए उसने वहाँ के नागरिकों से बात करना शुरू किया कि क्या आपने किसी भारत का नाम सुना, ईस्ट इंडिया का नाम सुना है।
तब इनको जानकारी लगी कि उस समय एक मोजाम्बिक था, मोजाम्बिक आपको दिख रहा होगा मैप में, मोजाम्बिक एक ऐसा देश है जहाँ से भारत के शुरुआत से ही प्राचीन समय से व्यापार होते थे। और जब उनको पता लगा तो पहले मोजाम्बिक पहुँचे। मोजाम्बिक पहुँचकर उनको अब्दुल माजिद नाम का आदमी मिला जो सूरत का एक व्यापारी था। अब्दुल माजिद की मदद से ये निकलते हैं, आप जैसे रूट दिख रहा होगा यहाँ पे, फिर ये अरेबियन अरब सागर से होते हुए और फिर ये पहुँचे थे कालीकट। कहाँ पहुँचे? कालीकट। तो याद रखिएगा, पहली चीज़ वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। 1498 में वो कालीकट पहुंचा, और कालीकट जब वो पहुंचा तो वहाँ के लोकल क्षेत्रीय राजा थे, लोकल उसी क्षेत्र के जहाँ कालीकट में पहुँचे थे, एक हिंदू शासक था, उसका नाम था जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया वास्को डी गामा का। और इस प्रकार से पहली यूरोपीय शक्ति ने एक नए समुद्री मार्ग से भारत में कदम रख दिया था। ये शुरुआत है भारत के उस काले समय की, जब भारत में दूसरी शक्तियाँ आएंगी, आपस में लड़ेंगी, और इनमें से एक शक्ति जो ब्रिटेन है वो भारत को 1947 तक अपना गुलाम बनाकर रखेगा। 2 चरणों में बनाएगा, पहले कंपनी के अंतर्गत भारत गुलाम रहेगा और फिर 1857 से क्राउन के अंतर्गत भारत गुलाम रहेगा। ये 2 चरण में भारत गुलाम रहा। 2 शक्तियाँ, दोनों ब्रिटेन की शक्तियाँ थी, पहले तो कंपनी और फिर बाद में सीधे क्राउन मतलब पार्लियामेंट, कैबिनेट और महारानी या महाराजा या मतलब राज परिवार, शाही परिवार, इन तीनों के संयुक्त रूप को बोला जाता है क्राउन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं आगे का टाइम, भाई आगे का लेक्चर कि आप यहाँ पर वास्को डी गामा पहुँच चुका है। अब वास्को डी गामा के पहुँचने के बाद आखिर क्या होगा ये हम अगले स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मतलब सिल्क रूट को ऑटोमन एम्पायर ने कैप्चर किया, एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्ट हुई, समुद्री मार्ग की खोज हुई। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊँगा, केप टाउन जो जगह है उसे केप ऑफ गुड होप क्यों कहते थे? आएंगे, रुकेंगे, एक अच्छी आशा के साथ कल निकलेंगे और कल निकल कर उस भारत की खोज करेंगे। क्यों? क्योंकि सबके पूरे यूरोप के व्यापार की कहीं ना कहीं नींव रखी हुई थी इस भारतीय खोज पर। अब इस भारतीय खोज की शुरुआत में सबसे पहले आप देखिए कि दैट इंसिडेंट लीडिंग टू यूरोपियन कंपनीज टू डिस्कवर न्यू सी टू सस्टेन द ट्रेड ईस्ट इंडिया इज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ डिस्कवरी। द मेजर यूरोपियन पावर्स कमिंग टू इंडिया, जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे जो इंडिया आए, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेंस और फ्रेंच, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, याद रखिएगा। 1498 में पुर्तगाल, 1602 में डच, 1608 में ब्रिटेन और फिर 1616 में डेनमार्क से डेंस और 1664 में फ्रांसीसी मतलब फ्रेंच। ये इतने लोग यहाँ पर आए थे। इनके आने के बाद से कहीं ना कहीं भारत में साम्राज्यवाद की और उपनिवेशवाद की भी शुरुआत मानी जाती है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि पहला पुर्तगाली पहुँचा था, तो पहला पुर्तगाली जो यात्री था उसका नाम था वास्को डी गामा। वो 17 मई 1498 को कालीकट पहुँचा। कालीकट में जैसे मैंने आपको बताया कि क्षेत्रीय लोकल हिंदू रूलर थे, जमोरिन ने उनका स्वागत किया। और जब यहाँ से वास्को डी गामा गया तो वह अपने साथ, याद रखिएगा, अपने साथ वास्को डी गामा इतने जो मसाले ले गया, उन मसाले को जब उसने वहाँ पर सेल आउट किया तो बोला जाता है जितना उसकी यात्रा का खर्चा था उसका 60 गुना ज़्यादा उसने उस जो मसाले उलाद कर ले गया था अपने साथ उससे कमाया। इसने बाकी पुर्तगाली जो देश मतलब पुर्तगाल के लोग थे या आसपास के जो देश थे उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया कि अरे ये इतना प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, और इनकी लालच बढ़ी। और लालच बढ़ते हुए पहला पोर्चुगीज गवर्नर भारत भेजा गया, और जो पहला पोर्चुगीज गवर्नर भारत भेजा गया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर। याद रखिएगा, पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसको 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला, इसने स्टार्ट किया था तंबाकू
तंबाकू की खेती को, टोबैको कल्टीवेशन। एंड सेकेंड, ही इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने शुरुआत की थी ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब नीले या शांत जल की नीति। तो तंबाकू की खेती शुरू हुई, पुर्तगाली लेकर आए, याद रखिएगा। लेकिन अब सेकेंड हम बात करते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अरब सागर में मिस्र, गुजरात और आपके अरब, इन तीनों क्षेत्र के जो मुगल थे, मुस्लिम रूलर थे, ये नहीं चाहते थे कि पुर्तगाली आकर यहाँ पर अपना शासन जमाएं। उनके जहाज़ों को लूट लिया जाता था, तो एक खास प्रकार का टैक्स लगाया गया और एक सेना, सैनिक जहाज, सैन्य जहाज़ें तैनात कर दी गई अरब सागर में, और जिससे अरब सागर पर पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित किया पुर्तगालियों ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के अंतर्गत। इसीलिए बोला जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसने कहीं ना कहीं नीले या शांत जल की नीति स्थापित की। इस नीति को स्थापित करने के लिए आपको मैं बता दूं कि 1508 में बैटल ऑफ चौल का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मिस्र, अरब और गुजरात की कंबाइन संयुक्त सेना को पराजित किया था पुर्तगालियों ने। इससे पुर्तगालियों ने अपनी कहीं ना कहीं नवल शक्ति का प्रचार प्रसार भी भारत में किया था। सेकेंड, 1508 के बाद 1509 में दूसरा गवर्नर भारत में भेजा गया पुर्तगाल का, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क कौन था? ये एक मिलिट्री जनरल था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर लालच बढ़ने लगी है, मिलिट्री जनरल है, और ये जो सेकेंड पुर्तगाली गवर्नर मिलिट्री जनरल इंडिया आया, इसने सबसे पहले इंडिया में शुरुआत की इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी, साम्राज्यवादी नीति की। साम्राज्यवादी क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब किसी एक देश के क्षेत्र के द्वारा किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया जाता है। अधिकार जरा समझेंगे, जब किसी एक देश के क्षेत्र के द्वारा दूसरे देश के क्षेत्र पर अधिकार किसका प्रयोग करके? सैन्य शक्ति का, तो उसे हम कहते हैं साम्राज्यवाद। और जब अपने लोगों को भेजकर इस क्षेत्र का आर्थिक शोषण किया जाता है, तो यही साम्राज्यवाद परिवर्तित हो जाता है किसमें? उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म। ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ पर आया तो इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। वो कार्य क्या था? इसने बीजापुर के नवाब मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह, हाँ ध्यान दीजिएगा, बीजापुर के नवाब मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को छीन लिया। कहने का मतलब किसी क्षेत्र पर अधिकार हो रहा है, मतलब साम्राज्यवाद की शुरुआत हो गई है। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कुछ एग्जाम में क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी हम उसे पढ़े नहीं होते। तो बोला जाता है कि ये क्वेश्चन है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो वास्को डी गामा के बाद में दूसरा पुर्तगाली जो इंडिया आया? वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। इसने यहाँ पर आकर पहली यूरोपियन फैक्ट्री कालीकट में 1498 में आ गया था। इसने सेटल किया। एक चीज़ और मैं बता दूं, जब ये भारत आ रहा था ये भटक गया था, और इसने जाके ब्राज़ील की भी खोज की थी। कहने का मतलब कि अमेरिका की खोज कोलंबस 1492, 1498 इंडिया के लिए समुद्री मार्ग की खोज, और साथ में कैब्राल ने जो एक पुर्तगाली था उसने ब्राज़ील की भी खोज की थी। इस प्रकार से कैब्राल भारत आया और यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ सेटअप करना शुरू करता है। अब हम देखेंगे पुर्तगालियाँ आए तो थे, लेकिन वे चले कैसे गए? ये क्यों यहाँ से हट गए? इनकी कमजोरी क्या थी? कैसे ब्रिटिश ने इनको यहाँ से हटा दिया? तो पहला था लैक ऑफ गुड लीडरशिप, अच्छे नेतृत्व का अभाव, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, भ्रष्ट प्रशासन था, सब अपना कमाने खाने में लगे थे, किसी का शासन में कोई ध्यान नहीं था। फोर्सफुल कन्वर्जन टू द नेटिव्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों के मूल निवासी का ज़बरदस्त रूपांतरण। कहने का मतलब कि जो यहाँ के मूल निवासी थे उनका ईसाइयों में पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था? कन्वर्जन। और फोर्थ, पावरफुल मुगल एम्पायर एट द टाइम,
बहुत मजबूत मुगल थे। औरंगजेब के बाद मुगल कमज़ोर पड़े, उसके पहले मुगल के शासक मजबूत थे और इसीलिए पुर्तगाली अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए। जब पैर जमना शुरू हुए इंग्लैंड के, तो उस समय औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी 1707 में और इन्होंने इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। द नेक्स्ट वन, राइज ऑफ डच एंड द इंग्लिश मैरीटाइम पावर। डच और अंग्रेजी समुद्री शक्ति का उदय। चलिए अब हम बात करेंगे डच की। 1602 में आए थे, बहुत कुछ किया नहीं, याद नहीं रखेंगे बहुत ज़्यादा। 1602 में आए थे। बोला जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी है। एंड द थर्ड वन, इनका मेन इंटरेस्ट क्या था? मसाले वाले क्षेत्रों पर ये ध्यान देते थे। बस मसाला उत्पादक क्षेत्र हो उसके ऊपर अधिकार करो, मसाला बेचो, पैसा कमाओ, बस इससे ज़्यादा और कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए तो 1686 के करीब 88 के करीब इंग्लैंड ने डचों को इंडोनेशिया, मलेशिया के मसाला उत्पादक क्षेत्र दे दिए और उनके सारे क्षेत्र भारत के रख लिए अपने पास और अपने क्षेत्र वहाँ के उनको सौंप दिए। इस प्रकार से डचों को भारत से साफ करने में मदद मिली इंग्लैंड को, मसाला उत्पादक क्षेत्रों को उनको देकर। अब एक क्वेश्चन आता है, हर किसी का पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तो इनकी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी मसूलीपट्टनम में 1605 में। अब अगला पॉइंट है द इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आपको नेक्स्ट शेड्यूल, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा डिटेल टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसने बाकी यूरोपीय शक्ति को अलग किया और किस प्रकार से अपना वर्चस्व स्थापित किया इंग्लैंड ने, जो 1947 तक भारत में राज करेगा। एक ओवरव्यू मैं आपको इस लेक्चर में दूंगा। चलिए, लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।